ये मौका आ गया है हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू कल्चरल उसको डेवलप करने का। भागवत जी जो कहते हैं ये कोई नया नारा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे चीज़ें आती जाती रहती हैं। पार्टी 6 में भी ऐसा हुआ था, इस ख्याल को भगा दिया, अब फिर उठाएंगे तो फिर ख्याल को भगा देंगे। सनातन धर्म को जो है अपना लेना चाहिए, हिंदुओं को जो है एकजुट होना चाहिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए वगैरह वगैरह। तो हमारे पास जो आरएसएस और उनके परिवार के लोग हैं ये इमोशनली चार्ज्ड हैं और आइडियोलॉजिकल एम्प्टी हैं। इनके पास देने को कहने को तो कुछ है ही नहीं। ये किस बात की गमाजी करता है, या ज़हनी खलिश का नतीजा है, या फिर जो है क्या उन लोगों की स्ट्रेटजी है, ये बार बार इस चीज़ को जो है दोहरा रहे हैं। उनको कहने की आज़ादी है, लोगों को ना सुनने की भी आज़ादी है। हिंदुस्तान की आवाम को चाहिए कि वो अपने आप को प्रजा ना समझें। असल बात तो ये है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम पॉडकास्ट में आप तमाम का खैर मक़दम है। और आज हमारे मेहमान हैं जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब। सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें गाहे बगाहे काम भी करते रहते हैं। इस वक्त आप मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम उम्मत इन द इकोनॉमिक सेक्टर आपकी ख़ास दिलचस्पी रही है और उसमें मुख्तलिफ़ काम इस वक्त भी आप अंजाम दे रहे हैं। जब्बार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आए, तशरीफ़ लाने के लिए। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के हालात सियासी तौर पे, ख़ास तौर पे आपकी तो गहरी नज़र रहती है पॉलिटिकल इवेंट्स पे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। जो बयानात इस वक्त मोहन भागवत जी दे रहे हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही, उसमें दस्तूर में तरमीम करने या नहीं करने, दस्तूर में उसमें लिखे जाने या नहीं लिखे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पहले से मौजूद है। इस ख़याल से आप कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं और किस नज़रिए से देखा जाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा देश भारत एक डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क की हैसियत से इसकी तश्कील और तामीर हुई थी। 1946 में इसी तरह की आवाज़ें उस वक्त भी उछाली गई थी या कही गई थी, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीगियों ने ये बात कही थी। 1946 में जिन्ना ने कहा था कि हम के इंडिया को या डिवाइड करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा। और हम मज़हब की बुनियाद पर मुल्क बनाएंगे। तो इस नारे पर तो हिंदुस्तान की बड़ी आबादी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। जो कुछ भारत तकसीम हुआ है वो ऑलरेडी पहले से ही जो कौमें जहाँ रहती थी वहीं रह गई। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो आज पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं वो हिंदुस्तान से गए हुए लोग नहीं, वो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। तो इसलिए वहाँ पर माइग्रेशन, मुल्कों का माइग्रेशन ट्रेन से नहीं होता है। जो लोग गए हैं वो ट्रेन से गए हैं, चंद लोग गए हैं। जिस तरह आज प्लेन से जाते हैं और उससे ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वो ऐसा ही वहाँ पर हुआ था। उसी तरह से आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो वहाँ जो कुछ लोग हैं वो यहाँ के भारत के लोग नहीं हैं, वो सब पहले से ही उस इलाके के लोग हैं। तो बांग्लादेश की जो बात है, तो इस लिहाज से इस नारे को पहले भी रिजेक्ट किया गया है कि देश बनेगा तो जोग्राफिकल बुनियादों पर बनेगा। सारे जितने भी यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, वो अपनी सारी आइडेंटिटी को पूरे शौक़ से, पूरे ज़ौक़ से और पूरी तरह से अपनाते हुए इस मुल्क के शहरी रहेंगे। भागवत जी जो कहते हैं ये कोई नया नारा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे चीज़ें आती जाती रहती हैं। पार्टी 6 में भी ऐसा हुआ था, इस ख्याल को भगा दिया, अब फिर उठाएंगे तो फिर ख्याल को भगा देंगे। तो ये मुल्क मज़हब की बुनियाद पर ना रहता है ना वो रहेगा। और इस तरह की बातें और इस तरह की चीज़ें कहना ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशन नहीं हो सकता है। इन बातों को लेकर वो जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज के अंदर ऐसा महसूस होता है कि वही ये मौका आ गया है हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू
कल्चरल उसको डेवलप करने का, इस चीज़ को लेते हुए वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इसके जवाब में क्या दिए है हम हिकमत अमली इख्तियार कीजिए, फिर क्या जो है काउंटर रिएक्शन हो उसका? नहीं, देखिए कि ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान आज भी जो भी हुकूमत करेगा वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर करेगा। ये हमारा रिपब्लिक है जी। कि यहाँ पर इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, यहाँ पर मनुस्मृति नहीं चलेगी। अब बीजेपी लोग भी आए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे चला रहे हैं, मनुस्मृति थोड़ी चला रहे हैं। सही। किसी के पास दम नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला कर ये काम करे। दूसरी बात, खुद बीजेपी के आइडियोलॉजी से मुतासिर होने वाले कितने लोग हैं, वो सिर्फ मुख्तलिफ पार्टियों से उठा कर लाकर एक बानामती का कुंभा वो खड़ा करें। तो लिहाजा बीजेपी को आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी कहना भी ये अब मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि आज बीजेपी के पास जितने भी वोट हैं सारी मांग तान कर या चोरी चुरा कर, ये सब करके 30% के आसपास हैं और सब सारी बेसाखियों के मिलाकर। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो कुछ ताकत है इसमें, तो ठीक है मीडिया का दौर है तो मीडिया में वो काम कर रहे हैं, सरकारें कुछ उनके पास हैं तो सरकारें उनका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के मुख्तलिफ लोगों को वो डरा सकें। लाजिम बात है, तब ताकत उनके पास है कि ताकत इन सेंस हुकूमत उनके पास है, हुकूमत है, तो इसलिए वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारा ख्याल है कि इमोशनली चार्ज्ड, आइडियोलॉजिकल एम्प्टी कोई भी पार्टी हो दो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो दो, वो इस मुल्क में ज़्यादा नुकसान न कर सकती है न कोई बड़ा फ़ायदा भी कर सकती है। तो हमारे पास जो आरएसएस के परिवार के लोग हैं ये इमोशनली चार्ज्ड हैं और आइडियोलॉजिकल एम्प्टी हैं, इनके पास देने को कहने को तो कुछ है नहीं। और इतने बड़ी तारीख में इतना छोटा सा वक्त आना तो फितरी चीज़ है। तो हम समझते हैं कि ये चंद दिनों का खेल है और इस देश की आवाम इस आइडिया को वो इसलिए नहीं मानेगी कि हर आदमी यहाँ पर अपने कल्चर, ज़बान, अपने देवता को छोड़ना नहीं चाहता है। आज भी यहूदी यहाँ पर जो है वो चंद लोग हैं, लेकिन वो भी अब तक हिंदू नहीं हो सके कि चंद हज़ार लोग भी नहीं हो। अच्छा, ये जो हिंदू जो टर्म ये लोग जो है बार बार रिपीट करते रहते हैं। आज भी शायद कल आंध्रा में जो है एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि भाई सनातन धर्म को जो है अपना लेना चाहिए, हिंदुओं को जो है एकजुट होना चाहिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए वगैरह वगैरह। ये जो दीगर जो दलित अक़वाम हैं या फिर बीसी तबक़ात हैं, माना जाता है कि वो लोग भी अपने आप को हिंदू कहलवाना नहीं चाहते, कई एक उसमें जाते हैं। तो ये किस एतमाद के साथ ये लोग जो है उस लफ्ज़ को बोलते हैं? उनके पास जो है उनकी जो लिटरेचर है उसमें अभी जो मोहन भागवत ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के साथ जो कुछ बात की थी लखनऊ में, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हिंदू, हिंदुस्तानी, हिंदी ये सब एक ही तरह के वर्ड्स हैं। अच्छा। तो लेकिन इनकी ये बात तो उनकी लिटरेचर से वो साबित नहीं होती, मेल नहीं खाती। नहीं लिखा जो ये लोग बोल रहे हैं वो इस पर इनका ये कहना है कि हमने बहुत सारी जो पहले सोच रखा था हमने भी सोच भी तब्दील कर रहे हैं। बंच ऑफ थॉट में जो हिंदू का डेफिनेशन है उस तरह का डेफिनेशन हम सही नहीं समझते। अच्छा। अगर कोई हिंदी कहता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई हिंदू कहता है तो हम भी आपत्ति नहीं है, कोई हिंदुस्तानी कहता है तो हमको भी कोई आपत्ति नहीं। तो हम समझते हैं कि ये अभी कंफ्यूज्ड स्टेज में चल रहे हैं, पहले ये डिसाइड करें। अगर ये कहते हैं कि सारे कल्चर, सारे धर्म और सारे लोग हिंदुस्तानी हैं तो इस पर किसको आपत्ति हो सकती है? जोग्राफिकल हमारी स्टेट बना है, रहेगा, तरक्की करेगा जोग्राफिकल नेशनलिज्म पर। कल्चरल नेशनलिज्म ये कभी रहा है ना आइंदा रह सकता है। तो कल्चर में अगर सारे कल्चर्स को मिलाकर आप कहेंगे ये सब एक कल्चर है तो इस पर भी आपत्ति नहीं। जहाँ पे हर कल्चर को अपने फ्लोरिश होने का इम्कान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, तो इस पर भी आपत्ति नहीं। तो ये बहुत कंफ्यूज लोग हैं। अभी डेमोक्रेसी ने इनको मौका दिया है, तो डेमोक्रेसी इनके मौका को ख़त्म करेगी। सही। तो हम ये समझते हैं कि इनकी जो कुछ सोच है पहले अपनी आइडियोलॉजी को भी रीफ्रेम कर लें सर, और रीफ्रेम करें जो हिंदुस्तान को
वो सूटेबल हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ताबे हो सकती है, तो फिर इसमें आपत्ति की किसी को कोई गुंजाइश नहीं। हिंदुस्तान जैसे जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर चंद किलोमीटर के बाद जो है यहाँ की तहज़ीब बदल जाती, यहाँ की लैंग्वेज बदल जाती। तो ऐसे इस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में ये बार-बार उस चीज़ को दोहराना बड़े-बड़े लोगों का, जैसे मोहन भागवत है या फिर जो है दीगर और भी साबले साहब भी परसों कुछ इसी तरीके का बयान दिए। ये किस बात की गमाज़ी करता है? या ज़हनी खलिश का नतीजा है या फिर जो है क्या उन लोगों की स्ट्रैटेजी है, ये बार-बार इस चीज़ को जो है दोहरा रहे हैं? नहीं, देखिए कि जहाँ तक बोलने का जो मामला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको आज़ादी दी हाँ, ठीक है, वो बात तो सही है। कि वो कहते हैं तो नहीं कहना चाहिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे हुँ, कि कोई आदमी गलत भी बात कहे हुँ, तो वो कह सकता है। हिंदुस्तान में इसकी आज़ादी है, गलत कहें सही कहें। जिस तरह उनको कहने की आज़ादी है, लोगों को ना सुनने की भी आज़ादी है। हुँ। लोग उसको रिजेक्ट कर भी उसके सकते हैं, खिलाफ भी बोलने की आज़ादी है। उनके खिलाफ भी ये भी बोलने है। की आज़ादी है। तो भागवत जी कहते हैं तो इस पे कोई किसी पे कोई परेशानी या ताज्जुब ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। भाई वो भी हमारा सिटीज़न है, वो कहता है तो ठीक है, और हम भी कहते हैं तो हम भी सिटीज़न हैं, तो ये भी ठीक है। तो ये इस तरह का जो है, हिंदुस्तान की आवाम को चाहिए कि वो अपने आप को प्रजा ना समझें। असल बात तो ये है, हुँ, हिंदुस्तानी आवाम का जो माइंडसेट बदलना है कि वो अपने आप को वो नागरिक समझें, असल बादशाह सिटीज़न, हैं वो। हाँ, सिटीज़न समझें। जमहूरियत में असल जमहूरियत बादशाह में हैं जो वो। है अवाम बादशाह हैं, सरकारें नौकर हैं। हुँ, तो इसलिए अगर मालिक खुद नौकर की तरह उसका मिजाज बने तो फिर नौकर तो बादशाह बनेगा। हुँ, तो इंडियन पीपल्स में ये बात होनी चाहिए कि आप यहाँ के जैसा राजा वैसा प्रजा, ये दौर ख़त्म हो गया है। जी, अब ये हम बादशाह हैं, यहाँ के अवाम बादशाह है। जो भी आएगा जिसको हम इलेक्ट करके भेजेंगे वो हमारा नौकर है। आप इस रवैये को अगर अडॉप्ट करेंगे हुँ, तो फिर अवाम की राय वो होगी। डेमोक्रेसी की कामयाबी पब्लिक के शऊर कॉन्शियसनेस पर है। पब्लिक अगर लाताल्लुक़ और गाफिल हो जाए तो फिर डिक्टेटरशिप या एनार्की आने में देर नहीं लगती। जी। तो हिंदुस्तान के अवाम को चाहिए कि हम समझते हैं कि वो ज़रा शऊर उसमें आ जाए तो फिर हालात फिर ठीक हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भई अवाम यहाँ की बादशाह है। जब इस किस्म के जब नारे लगते हैं, जमहूरियत मुखालिफ या फिर जो है हिंदू टाइप के, जब कोई आज़ादी के साथ उसकी मुखालिफत करता है, तो फिर उसके ऊपर ख़तगन भी लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। ऐसे अफ़राद को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको जेलों में ठूँसा जा रहा है। इज़हार आज़ादी शहरी यहाँ के शहरी का एक बुनियादी हक़ है। जब इसको कुचला जाने लगे तो फिर क्या जो है उसको समझा जाए? नहीं, जहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो पूरी तरह फुल फ्लेड्ज तैयार नहीं हुए हैं, हुँ, वहाँ ये मसाइल होंगे। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान है, वहाँ भी डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत कमज़ोर है, तो फौरी इस तरह की चीज़ बनेगी। हिंदुस्तान में आपको तमिलनाडु और केरला में देखेंगे, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हुँ, अवाम की सारी कोई भी बात को वहाँ पर पुलिस ना हाथ उठाएगी ना अंदर डालेगी। हुँ, जबकि ये हमारा जो हिंदी बेल्ट है, जी। वहाँ पर 1947 तक का जो मामला है, वहाँ पे डंडे पे सरकारें चली, ताकत पर सरकारें चली हैं। शुमाली हिंद की जहाँ। शुमाली हिंद की बात में, तो इसलिए वहाँ पर सरकार और अवाम के दरमियान वो रिलेशंस नहीं है हुँ, जो हमारे सदर्न रियासतों में है। तो जिसके लिए वहाँ की सरकारों को भी अपने आप को भारतीय समझना पड़ेगा और भारत की वहाँ की अवाम को अपने आप को वो के नागरिक समझना पड़ेगा, सिटीजन समझना पड़ेगा। ये रिलेशन अगर हो जाए तो फिर तमिलनाडु केरला जैसे हालात वहाँ पे पैदा हो सकते हैं। तो वो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत बाद आया असल में। 47 के बाद में कुछ हुकूमत को पता चला कि साहब हम जो है अवामी नुमाइंदे हैं। उससे पहले उनको तस्वर ही नहीं था और अवाम को भी ये तस्वर नहीं था कि हम यहाँ के बादशाह हैं, वो अभी हाँ, नौकरों की ख्वाब में हैं। तो ये ज़रा वक्त लगेगा, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कल्चर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में दोनों लोग, सरकारें भी और अवाम भी काम करेंगे तो फिर
वो रिलेशन ठीक हो जाएंगे, जो मौजूदा रिलेशन जो एनार्की जो है, सरकारी स्टेट टेररिज्म, स्टेट अट्रॉसिटीज, स्टेट बयासनेस, ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। तो सरकारी ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकता, नहीं चल सकता कि आप नहीं चला सकते ज़्यादा दिन। तो अब ये कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये कोई ज़्यादा टर्म नहीं होता है। तो एनार्की तो नहीं चलेगी किसी की जानिब से हो, ये हम समझते हैं। एक जैसा कि आपने वाकई बड़ा अच्छा नुक्ता बयान किया कि सदर्न स्टेट्स और शुमाली हिंद, इसमें जो फ़र्क है उसको आपने बखूबी जो है वाज़ेह किया। इसमें एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे सदर्न स्टेट्स में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बड़ा रोल रहा है अवामी शऊर को उठाने में, उनको डेवलप करने में। नॉर्थ में क्या ये जो समाजी तंजीमें हैं जैसे एनजीओज़ हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया जिसकी वजह से इस किस्म का रवैया हमारे को नज़र आता? नहीं, ये तो देखिए कि हिंदुस्तान में ये जो हिस्ट्री ऑफ कलेक्टिव वर्क के सोशल इनिशिएटिव्स, वो वैसे तमाम मुल्क में कम हैं, लेकिन बेहतर सदर्न रियासतें हैं। हाँ। और हिस्ट्री ऑफ सोशल कलेक्टिव सोशल वर्क नॉर्थ में बहुत ही कम है कि ऐसे वहाँ पर बड़े बड़े, जैसे साउथ में यहाँ पे हमारी मंदिरों के भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यहाँ पर शहरियों का एक रेस्पेक्ट है, चाहे किसी मज़हब का मानने वाला, और सिविल सोसाइटी सबके लिए काम करती है। जी। तो यहाँ पर एक ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत कम है, सारी चीज़ें। तो इसलिए वो बॉन्डिंग के अवाम और सरकार के दरमियान कोई सोशल सिविल सोसाइटीज़ ऐसा इवॉल्व नहीं हुए, और इवॉल्व होकर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करें। स्पॉन्सर्ड तो हो सकते हैं, स्पॉन्सर्ड एनजीओ ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं, और ये बात सही है कि वहाँ पर सिविल सोसाइटीज़ का रोल बहुत ही महदूद है और बहुत कम है। आखिर में ये है कि ये जो सिविल सोसाइटीज़ का जो वर्क यहाँ नज़र आता है सदर्न इंडिया में, नॉर्थ में नहीं नज़र आने की चंद वजूहत आपने बयान की। तो इस वक्त चूँकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है आबाद है, बहुत बड़ा हिस्सा है आबादी का, तो क्या कोई सूरत ऐसी निकल सकती है इस बीच में कि भाई सिविल सोसाइटी जो है इन सारे चीज़ों को लेके चले उठे? नहीं, अब ये कि कोई भी समाजी तब्दीली तो एक वक्त लगता है, हाँ, ये बात है। बात तो सही है। और पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है किसी भी स्मूथ एक्टिविटी को इंटरप्ट करता है, तो ये दूसरी बात है। तो इसके लिए तो यही है कि सरकारें तो सिविल सोसाइटीज़ को बनने नहीं देगी, और पब्लिक समाज के लोग इस तरह के एजुकेशन के मैदान में, हेल्थ के मैदान में, सिविल राइट्स के मैदान में, फाइनेंशियल डिग्निटी या फाइनेंशियल डेवलपमेंट के मैदान में, ये अगर इवॉल्व होते हैं और फिर साउथ के लोग वहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं कि साउथ के एनजीओज़ वहाँ जाके काम करें और वहाँ के लोगों को लाकर यहाँ पर समझाएं काम किस तरह होता है, तो एक इंडिया एक मुकम्मल फुल स्टेट होने के नाते साउथ के लोगों की जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सारा समाज यहाँ का अपने कुछ ब्रांचेस नॉर्थ में कायम करें कि यहाँ पर रेड्डीज़ की कोई एनजीओ चल रही तो वो उस तरह से वहाँ पर भी काम करें, इसी तरह से ब्राह्मण्स की भी चल रही तो वो भी उस तरह से काम करें, मुस्लिम्स की भी चल रही तो वो भी करें। तो ये करेंगे तो फिर इसमें सबको फ़र्क आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छे और नाजुक जो है मौजू पर आपने अपने ज़र्रे ख़यालात का जो है यहाँ पे इजहार किया। हम बड़े मशकूर हैं आपके, आपने अपनी मसरूफ़ियात में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब जो मुल्क के मौजूदा हालात पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। फिर होगी मुलाकात किसी नए मेहमान के साथ, किसी एक ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेज़बान ज़ईमुद्दीन अहमद को इजाज़त दें।